हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो हम अपना एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले 2 लेक्चर्स अपलोडेड है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम। लेट्स गेट ऑन टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। इफ यू टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो, ठीक है, तो जो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इट अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। अगर आप उसको उसका टीएस अगर आप लोगे ना, तो आपको कैसा दिखेगा? ऑलमोस्ट सर्कुलर दिखेगा इन इट्स आउटलाइन। ठीक है, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नीट के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो इट इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। अगर हम सबसे आउटर वॉल से अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आउटर से इनर की तरफ अगर हम जाए, ठीक है, आउटर टू इनर अगर हम जाए, मूव करें, ठीक है, तो जब सबसे पहले जो लेयर आएगा यहाँ पे, दैट इज द एपिडर्मिस। देन यू हैव द एंडोथेशियम, देन यू हैव मिडिल लेयर्स, और उसके बाद आएगा चौथा, द फोर्थ वन, दैट इज द एपिटम। ठीक है, तो दीज आर द 4 लेयर्स दैट यू विल गेट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। ओके, द एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड द एपिटम। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। आप इसमें मार्किंग भी कर लो एनसीईआरटी के अंदर, 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देर आपको उसका सीक्वेंस पता रहे कि कौन से सीक्वेंस में ये अरेंज्ड है। ठीक है, तो इसके जो आउटर 3 लेयर्स है, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन dehiscence of anther to release the pollen। तो ये जो बाहर के 3 लेयर्स है ना, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, इन तीनों का काम क्या है? मेनली द फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, जो याद रखनी है। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकता है, जो पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आउटर 3 लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम? अगर ऐसा पूछा जाए तो यू नो द आंसर, राइट? ओके, so there is one more thing, they perform the function of protection and they help in dehiscence of anther। okay, एक वर्ड बोला गया है dehiscence of anther। इसका मतलब क्या होता है? जब भी एंथर मैच्योर हो जाता है, ड्राई होने लगता है, उसके बाद वो एंथर क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इट ब्रेक्स सो दैट द पोलन ग्रेन्स कैन बी रिलीज्ड। ठीक है, उसी ब्रेकिंग के प्रोसेस को, उसी स्प्लिटिंग के प्रोसेस को, या कहीं कहीं पे बर्स्टिंग के प्रोसेस को भी बोला जाता है। ठीक है, उसको हम dehiscence बोलते हैं, और dehiscence ऑफ द एंथर बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 2 फंक्शंस ऑफ द outer 3 layers, protection and dehiscence of the anther। okay, याद रखना है इसको। the innermost wall layer is the tapetum। ठीक है, अब wall जो भी है, मतलब sequentially wall के अंदर अगर हम layers देखें, तो the innermost layer is the tapetum। tapetum का function क्या है? nourishment। ठीक है, it nourishes the developing pollen grains। ठीक है, तो let's say this is the place where the pollen grains are developing। ठीक है, ये यंग pollen grains है, यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। इसके बाहर जो लेयर होगा ना, दैट विल बी द टेपेटम। नेक्स्ट पेज पे हम डायग्राम देखेंगे, इसका क्लियर डायग्राम है। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द टेपेटम। ओके, एंड दिस आर द यंग डेवलपिंग pollen grains। तो ये टेपेटम क्या करता है? ये यहाँ इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखना है। अब टेपेटम के बारे में एक खास और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द सेल्स ऑफ द टेपेटम possess dense cytoplasm। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है एक चीज कि डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? उसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, है ना। सेल जो होगा एक्टिव भी होगा मेटाबॉलिकली। ठीक है, और एक उससे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि वहां पे स्टोर्ड फूड काफी सारा होगा। ये चीज याद रखना है, कहीं कहीं पे देखोगे आप, ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी ये डेंस साइटोप्लाज्म वाला कॉन्सेप्ट आप देखोगे। ठीक है, तो डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि वहां पे स्टोर्ड फूड का अमाउंट काफी ज्यादा है। ओके, एंड दे जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ओके, दैट मींस दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। So can you think of how tapetal cells could become binucleate? Okay, how come they have more than one nuclei? Reason क्या है कि जनरली क्या होता है, सेल्स जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करके खत्म हो गया, ठीक है ना, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू, देन द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स इक्वली। मतलब
अपना 2 न्यूक्लियस बन गए और दोनों का साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गया, दोनों के लिए साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन का प्रोसेस है उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। अगर आपको याद है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है ना कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया है ना, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, बट कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसलिए अब एक ही मास ऑफ साइटोप्लाज्म में दोनों न्यूक्लियाई घूम रहे हैं, है ना, तो दिस लीड्स टू द बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। ओके, लेट्स मूविंग अहेड। व्हेन द एंथर इज यंग, अब ये याद रखना है, ठीक है ना, ये सब नीट में आ सकता है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव। ये ऐसा चैप्टर है ना कि आपको एक आइडिया लग गया, एक थोड़ा सा समझ आ गया इस चैप्टर के बारे में ना, देन इट विल बिकम क्वाइट इजी फॉर यू। यू डोंट नीड टू गो अराउंड मेमोराइजिंग थिंग्स, आपको रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं है, चीजें आपके मतलब जहन में बैठ जाए ना। once you have the understanding about this chapter, then what will happen is that you will be able to solve the questions। अब हम नीट के एस्पायरेंट्स है ना, हमको तो जाके कहीं पढ़ाना नहीं है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना है, रिसर्च करना है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमारा फोकस रहना चाहिए। वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि ये ऐसा चैप्टर है ना, आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई, देन यू डू नॉट नीड रनिंग अराउंड मेमोराइजिंग थिंग्स। आप लंबे लंबे नोट्स बना के उसको मेमोराइज करके तो कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे अपने नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट डाउन करो, ठीक है, जो क्रूशियल क्रिटिकल पॉइंट्स है जो जनरली आप भूलते हैं उन सबको नोट डाउन करो, ठीक है, और मतलब आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे, ठीक है, ये इतना भी टफ नहीं है। बट हाँ, चीज ये है कि आइडिया शुड बी क्लियर इन योर हेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, a group of cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। अगर ये microsporangium है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ compactly arranged, ठीक है, arranged homogeneous cells यहाँ पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा गया है, known as the sporogenous tissue, and it occupies the center of the microsporangium, ठीक है। So this is basically how the microsporangium looks like, okay, or the place where the pollen grains will develop in the future, वो कैसा दिखता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इट्स अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, अगर आप उसका टीएस लेते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेयर बाय लेयर उसको देखते हो तो सबसे बाहर आपको लेयर उसका मिलता है एपिडर्मिस, ठीक है, फिर आपको मिलता है एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर आता है, फिर टेपेटम आता है, ठीक है। बाहर की जो 3 लेयर है इनका काम प्रोटेक्शन है और देहिसेंस ऑफ एंथर में ये मदद करते हैं, ठीक है। टेपेटम का काम क्या है, टेपेटम का काम यह है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। और टेपेटम का एक फीचर खास ये है जो कि नीट में भी आ सकता है, वो ये है कि द सेल्स ऑफ द टेपेटम आर बाइन्यूक्लिएट। फिर एक सवाल भी पूछ रहा है कि कैसे बाइन्यूक्लिएट हो गए ना, फिर मैंने इसका आंसर बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वे यू कैन कंटिन्यू द थिंग्स, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। लेट्स मूव टू दैट। So microsporogenesis, as the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. And what will be the ploidy of the cells of the tetrad? Let's get into this. ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।